नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। वित्तीय विवरण पत्र शब्द में शामिल है लाभ हानि वितरण पत्र, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं अंकेक्षण का प्रतिवेदन होता है। वित्तीय विवरण पत्र प्रकट करते हैं, वित्तीय सूचनाएं प्रकट करते हैं। वित्तीय विवरण पत्र होते हैं प्रत्याशित तथ्य होते हैं। वित्तीय विवरण पत्र सारांश प्रस्तुत करते हैं, खातों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठे का प्रारूप निर्धारित किया जाता है, अनुसूची 3 के भाग 1 में उल्लेखित है। अग्रिम प्राप्त याचना को कंपनी के चिट्ठे में दर्शाया जाता है, चालू दायित्व में दर्शाया जाता है। कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति के लिए निर्धारित आदेश के अनुसार संपत्ति सबसे पहले दिखाई जानी चाहिए, मूर्त में दिखाई जानी चाहिए। बकाया मांग की राशि के तहत एक कंपनी के चिट्ठे में दिखाई जाती है, अंशधारियों का कोष दिखाया जाता है। कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति चालू संपत्ति नहीं होता है। कंपनी के चिट्ठे में अस्थायी जमाओं को दर्शाया जाता है, दीर्घकालिक उधार में। कंपनी के चिट्ठे में प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाता है, संभाव दायित्व में दिखाया जाता है। कंपनी का चिट्ठा तैयार करते समय निम्न में से कौन सी मद चालू संपत्तियों के तहत दिखाई जाएगी? व्यापारिक पत्र दिखाया जाता है। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? गुप्त संचय को नहीं दिखाया जाता है। किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? चालान पर माल। बोनस का भुगतान किया जा सकता है नगद रोकड़ में, नए बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा, आंशिक चुकता अंशों को पूर्ण चुकता बनाने पर। विभाज्य लाभ कहलाता है चालू वर्ष का शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष का शेष लाभ होता है। कंपनी की वार्षिक सभा में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है अंतिम लाभांश कहलाता है। लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है, कंपनी के शुद्ध लाभ का विभाजन होता है। संभाव व्ययों को अंतिम खाते बनाते समय दर्शाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के नोट के रूप में दर्शाया जाता है। कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति नहीं होता है। किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? संभाव दायित्व को शामिल नहीं। अस्थायी संपत्तियों के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जीवित स्कंद को दर्शाया जाता है। कंपनी के लाभ का विभाजन करने का अधिकार है संचालकों को होता है। विभाजन योग्य लाभ का वितरण किया जाता है, अंशधारियों को किया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है, संयुक्त स्कंद कंपनी द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? प्रारंभिक व्यय नहीं। अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, प्रारंभिक व्यय को, अभिगोपन कमीशन को और विकास व्यय को किया जाता है। कंपनी के वार्षिक खातों में बनाए जाते हैं निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं अंतरिम लाभांश कहते हैं। बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय खाते से, सामान्य संचय खाते से किया जाता है। प्रावधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है आयकर का भुगतान करने के लिए। चालू संपत्तियों में शामिल होता है पूर्वदत्त बीमा। विशेष संचय कम करता है शुद्ध लाभ को। विभाजन लाभ कहलाता है, कर के पश्चात शुद्ध लाभ कहलाता है। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठा में नहीं दर्शाया जाता है? गुप्त संचय नहीं दर्शाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित होने वाले ऋण पत्रों पर शोधन प्रीमियम खाता व्यक्तिगत खाता होता है। आर्थिक चिट्ठा संपत्ति व दायित्व की स्थिति दिखाता है, 1 वर्ष का होता है। लाभ हानि खाता विवरण लाभ बताता है, वर्ष भर का बताता है, 1 वर्ष का बताता है। किसी कंपनी द्वारा घोषित तथा प्रदत्त लाभांश होता है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का विवरण होता है। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संचय एवं अधिक शीर्षक में प्रदर्शित मदों पर विचार कीजिए। 4, 2, 3, 1 होता है।
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में निर्धारित है तुलन पत्र का रूप होता है ना। कमीशन से पूर्व का लाभ 21,000 है और मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन होगा 1,000 रुपया होगा ना। पशुधन कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में मूर्त संपत्तियों के रूप में दिखाया जाता है ना। तलपट में दिखाए गए अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे, केवल चिट्ठे में ले जाते हैं ना। अंतिम लेखे तैयार करने हेतु तो निम्न क्रियाओं का सही क्रम क्या है? 2143 होता है ना। लाभ हानि विवरण के अधिक में कौन सी मद दिखाई जाती है? सामान्य संचय में किया गया अंशदान है। निम्न में से कौन सी अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? खुले औजार ने। चालू अनुपात है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है ना। चालू अनुपात की गणना करते समय निम्न में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? उपस्कर यानी फर्नीचर को। त्वरित अनुपात की गणना करते समय निम्न में से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है? बैंक अधिविकर्ष को नहीं रखा जाता है ना। शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात होता है ना। नगद के लिए माल का क्रय है, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा ना। मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी है, अंशों में विनियोगताओं के लिए होता है ना। चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं कार्यशील पूंजी अनुपात कहते हैं ना। तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण है, निरपेक्ष अनुपात होता है ना। चालू अनुपात में वृद्धि हो सकती है चालू संपत्तियों के अधिलेखन से ना। सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय गुणा की जाती है? लाभदायकता अनुपात में ना। सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? क्रियाशीलता अनुपात में की जाती है ना। अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है संचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो में ना। तरल अनुपात तरल संपत्ति को निम्न में से भाग देने पर प्राप्त होता है, चालू दायित्वों से होता है ना। निम्न संपत्तियों में से कौन संपत्ति अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना के लिए त्वरित चालू संपत्ति नहीं है? रहतिया यानी स्टॉक ने। संचालन अनुपात है, लाभदायकता अनुपात होता है ना। निम्नलिखित में से कौन आदर्श चालू अनुपात होता है? 2:1 होता है ना। आदर्शम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है 1:1 होता है ना। चालू अनुपात है कोष क्षमता अनुपात होता है ना। यदि चालू अनुपात 2:5 तथा चालू दायित्व की राशि 25,000 है तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? 10,000 ना। यदि रोकड़ 10,000 है और रहतिया 25,000 है, देनदार 5,000 और लेनदार 22,000 है एवं बैंक अधिविकर्ष 8,000 है, तो चालू अनुपात होगा 4:3 होता है ना। तरल संपत्ति में शामिल होता है रोकड़, देनदार एवं विवरण योग्य प्रतिभूति है। निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है? देनदार होता है ना। यदि प्रारंभिक रहतिया 50,000, अंतिम रहतिया 60,000 एवं बेचे गए माल की लागत 22,000 है तो रहतिया आवर्त अनुपात होगा 4 टाइम्स होगा ना। कौन व्यय संचालन व्यय नहीं है? पुराने फर्नीचर की बिक्री पर हानि है। देनदार आवर्त अनुपात की गणना की जाती है। उसके बाद यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2.5 लाख तथा देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी 45 दिन। सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है कुल शुद्ध संपत्तियाँ होती है ना। कौन सी मद संचालन व्यय नहीं है? ब्याज नहीं है। किस व्यवसाय के नेट वर्थ का आशय है कुल वास्तविक संपत्ति माइनस कुल दायित्व होता है ना। प्रति अंश अर्जन की गणना करने के लिए शुद्ध लाभ को डैश से भाग दिया जाता है, समता अंशों की संख्या से भाग दिया जाता है। विनियोग पर प्रत्याय के बीच का अनुपात है शुद्ध लाभ एवं विनियोजित पूंजी होता है ना। विनियोग पर प्रत्याय की गणना की जाती है, अंशधारियों के विनियोग पर की जाती है ना। देनदारों में से अपर्याप्त ऋण के अपलेखन से त्वरित अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होती है ना। देनदार से वसूली का चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी नो इफेक्ट होता है नहीं। निम्न अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है? यदि वह ऊंचा हो, रहतिया आवर्त अनुपात, आवर्त पूंजी आवर्त अनुपात और विनियोग पर प्रत्याय। निम्न अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है? यदि वह नीचा हो, संचालन अनुपात को नहीं। लगाई गई पूंजी बराबर होती है अस्थायी संपत्ति प्लस कार्यशील पूंजी, यानी फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल होता है नहीं। विनियोग पर प्रत्याय अनुपात होगा शुद्ध लाभ हो लगाई गई पूंजी के बीच होता है नहीं। तरलता की सबसे बड़ी जांच होती है पूर्ण तरलता अनुपात से नहीं। प्रति अंश आय की गणना में शुद्ध लाभ को भाग देते हैं क्षमता अंशों की संख्या से नहीं। यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा 25% होता है। देनदार 5,000 रुपये और प्राय बिल 1,000 रुपये, वर्ष के लिए उधार बिक्री 24,000 रुपये और नगद बिक्री 6,000 रुपये। अंत औसत वसूली अवधि महीनों में है 3 मंथ में। औसत भुगतान अवधि 2 माह है तो लेनदार आवर्त होगा 6 गुना होता है। चालू अनुपात 3:4 और चालू दायित्व 24,000 रुपये, तो चालू संपत्ति का मूल्य होगा 18,000 होगा नहीं। प्रारंभिक स्कंद 80,000 और अंतिम स्कंद 1,00,000 तो रुपये, तो बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपये, तो अतः स्कंद आवर्त होगा 4 गुना होगा नहीं। रोकड़ 15,000 रुपये और स्कंद 35,000 रुपये, तो विनियोग अस्थायी 10,000 रुपये, तो लेनदार 32,000 तथा बैंक अधिविकर्ष 13,000 रुपये, तो चालू अनुपात होगा 1.33:1। संतोषजनक तरल अनुपात होता है 1:1 होता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।